टॉपिक इज डाइपोल मूवमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? देखो, अगर हम नाम के बेसिस पर ही देखें, डाइपोल यानी कि दो पोल यानी कि दो ध्रुव, ठीक है। अब पोल यहाँ पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पोल से मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। अब देखो, पोल से ही बनता है पोलर, यानी कि कोई भी कंपाउंड पोलर कब होता है? जब वो डिसोसिएट हो सके या फिर बंटवारा हो सके उसका पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हिस्सों में, ठीक है। अब देखो, जो हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है या क्या होता है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है ना। ए है, बी है, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग होगी और दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अक्सर देखा गया है कोवैलेंट बॉन्ड भी पोलर और नॉन पोलर दो तरीके से होते हैं। अब जो नॉन पोलर होते हैं उनमें क्या होता है, यानी कि कोई ध्रुव नहीं बने होंगे, कोई पोल्स नहीं बने होंगे। तो जैसे ए और बी है तो ऐसा होगा कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होगी, तो दोनों की ही मतलब पूरा मॉलिक्यूल जो ए बी बना होगा वो नॉन पोलर होगा। लेकिन जब हमारे दो एटम के जिसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तब हमारे पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। एक मॉलिक्यूल को हम डेल्टा प्लस का साइन देते हैं, एक मॉलिक्यूल को हम डेल्टा नेगेटिव का साइन देते हैं। अब ये कैसे असाइन करते हैं? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम डेल्टा नेगेटिव कह देते हैं और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम डेल्टा पॉजिटिव कह देते हैं। अब ये जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो असल में होता क्या है? जैसे ए और बी के बीच हमारा बॉन्ड बन रहा था, तो कुछ एटम्स पर यानी कि किसी एटम की ऐसी टेंडेंसी, किसी एटम की ऐसी पावर जिस पावर के ज़रिए वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच पाए, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और यही उसकी पावर कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि डाइपोल कैसे बनते हैं, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में तो कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल पोलर तब होता है जब उसके एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होता है। अब मान लो हमारे पास कोई एटम है ए बी, कोई एटम है ए बॉन्ड बी, ठीक है। अब ए बॉन्ड बी में हमने माना कि बी है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बी को हम चार्ज देंगे डेल्टा नेगेटिव और ए को हम चार्ज देंगे डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव हमने इसे क्यों चार्ज दिया? क्योंकि इसके पास पावर है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये हुआ डेल्टा नेगेटिव, मतलब बी है हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए हमने उसे दिया डेल्टा नेगेटिव और ए है हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या कंपेरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो हमने उसे दिया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट ये होता है कि मान लो ये जो हमारा डाइपोल बना इसमें हर किसी का चार्ज, मतलब जो भी एटम है इसमें जुड़े हुए, किसी भी बॉन्ड से जो भी एटम जुड़े हुए हैं उसमें जो चार्ज है वो कितना है? Q। हमने मान लिया डाइपोल पर ईच एटम का चार्ज कितना है? Q, ठीक है। और हमने मान ली कि दोनों एटम के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी है दोनों पोल्स के बीच, वो हमने मान ली r। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है यानी कि इन दोनों ध्रुवों के बीच, इन दोनों पोल्स के बीच जो मूवमेंट है या दोनों ध्रुवों के बीच जो आघूर्ण है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, किसी का भी एक आयन का चार्ज और डिस्टेंस जो उन दोनों एटम्स के बीच में हो। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू, किससे? म्यू, इसे क्या कहते हैं? म्यू, MU, मतलब बोलते किस तरीके से है? म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू Q इनटू R। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँ, R से आप रेडियस में कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे तो ये डिस्टेंस दिखा रहा है, आप चाहो तो यहाँ L लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। R लिखो, L लिखो, कुछ भी लिखो, बस पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। L कर देती हूँ, सिंपल रहेगा, इनटू L। अब म्यू की अब कोई भी क्वांटिटी हो,
ठीक है, कैसे भी क्वांटिटी हो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट तो होती है। तो जो हमारा म्यू है, डाइपोल मोमेंट है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ म्यू क्या होती है, डी बाई, इसको डिनोट किससे करते हैं, डी से। अब ये जो एक, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि एक डी बाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एक डी बाई कब होता है, मतलब एक डी बाई किसके बराबर होता है, जब हमारा जो चार्ज है, जब हमारा चार्ज 1 × 10⁻⁻8 ESU हो, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो, और जो हमारी लेंथ है दोनों एटम के बीच की, दूरी है दोनों एटम के बीच की, वो कितनी हो, 1 एंगस्ट्रॉम हो, यानी कि इसमें क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो जब हमारा चार्ज 10⁻⁻8 नहीं, वो 10⁻−10 होता है, यहाँ पर मैं करेक्ट कर देती हूँ, 10⁻−10 होता है, और हमारी जो लेंथ है, जो दूरी है एटम के बीच, वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻−8। तो जब इतना होता है तब जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो 1 डी बाई के बराबर होता है, यानी कि 1 डी बाई बराबर 10⁻10 × 10⁻−8 इक्वल्स 1 × 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी 1 डी बाई। अब देखो, ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स वालों को पता होगा, जो मैथ्स के हैं उनको पता होगा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसी का अपोजिट होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से मतलब है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब देखो, ये जब मैं कह रही हूँ कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का भी रोल होगा। अब डायरेक्शन का क्या रोल है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसको हम शो करते हैं एक एरो से, जिसका जो लाइन वाला हिस्सा होता है उसमें होता है एक कट। किस तरीके से शो करते हैं हम इसे, एरो, और इसमें पीछे की तरफ होता है, यानी कि जो इसकी टेल है, पूंछ है, उसमें होता है एक कट। तो इस एरो से हम इसे शो करते हैं डाइपोल मोमेंट को। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये एरो किसकी तरफ होगा, ये एरो किसकी तरफ होगा, तो ये एरो जो ये तीर वाला हिस्सा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, और जो पीछे टेल वाला हिस्सा है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जगह होगा। अब देखो, मैग्नीट्यूड तो होगा, कुछ ना कुछ उसकी क्वांटिटी अमाउंट तो आएगा ही। अब डायरेक्शन का यही रोल है कि जो इसका एरो होगा वो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, और जो इसकी टेल होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ होगी। इसलिए डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ये अक्सर पूछा जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहूँ आपको, जो हमारा एरो है, तो जैसे मान लो कि हमने लिया HCl, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया HCl, तो H बॉन्ड Cl, तो जब हमें पता है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्लोरीन की। अच्छा, इसकी एक ट्रिक मैं फिर से बताती हूँ, बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, फोन कॉल। फोन कॉल से मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि सारे हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब हम उसमें पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ठीक है, ये है हमारा टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, और ये है हमारा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो वो जो ट्रिक थी वो है ये फोन कॉल वाली, यानी कि पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर क्लोरीन की। तो अगर हमने एग्जाम्पल लिया HCl, तो HCl में हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज़्यादा। तो इसमें हमने अगर चार्ज लिए होंगे तो इससे डेल्टा नेगेटिव और इसे डेल्टा पॉजिटिव। अब मैं इस एरो से कैसे इसे रिप्रेजेंट
करूँगी, यानी कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, इस तरीके से, यानी कि एरो होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ और जो टेल होगी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अब ये तो रही बात हमारी डाइपोल मोमेंट की कि ये होता क्या है, यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के जरिए एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड मूवमेंट। क्या कहते हैं, बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट क्या होता है, जैसे डाइपोल मूवमेंट हमारे पूरे मतलब मॉलिक्यूल के बीच पूरे मॉलिक्यूल का निकालेंगे, बॉन्ड मूवमेंट हम पर्टिकुलर बॉन्ड का निकालेंगे। अब अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ही एटम है, उसमें तो बॉन्ड मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट बराबर होगा। लेकिन जैसे हमारा कोई मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी, तो अब इसमें ज़रूरी तो नहीं है ना कि ए बी और ए सी का जो मूवमेंट है वो बराबर होगा, नहीं ना। तो डाइपोल मूवमेंट हम पूरे मॉलिक्यूल का निकालते हैं और बॉन्ड मूवमेंट हम केवल एक बॉन्ड का निकालते हैं। अब जैसे हमारे पास केवल ए बी है, केवल ए बी है, तो इसमें तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा वही बॉन्ड मूवमेंट होगा, एक ही बॉन्ड है ना। डाइपोल मूवमेंट पूरे मॉलिक्यूल का, बॉन्ड मूवमेंट एक बॉन्ड का। लेकिन जब डाई एटॉमिक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होता है, यानी कि उसमें 2 एटम से ज़्यादा एटम होते हैं, तब हमारा हर बॉन्ड का जो बॉन्ड मूवमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, ये हो गई बॉन्ड मूवमेंट की बात। इसके बाद एक बात आती है कि अगर जैसे आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि वो कंपेयर करो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, किसका डाइपोल मूवमेंट कम है। जैसे आपको दिया HCl, HBr, HF और HI, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमसे पूछा गया कि डाइपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा है। तो देखो डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट। अब ये सारे हम देखो हाइड्रोजन कॉमन है, इसके बाद हम देख रहे हैं सारे हेलोजन्स। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन कौन सा होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर डाइपोल मूवमेंट का हमसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो हम हमेशा ध्यान किस पे देंगे, कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा HF का, उसके बाद होगा HCl का, फिर HBr का और उसके बाद आएगा HI। ठीक है, अब ये तो बात हुई इसकी क्या कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। अगर मैं किसी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लो मैं लूँ CO2 और मैं लूँ SO2। अब यहाँ पर रोल आता है हमारी वेस्पर थ्योरी का। जो हमने वेस्पर थ्योरी में स्ट्रक्चर पढ़े थे, इस वेस्पर थ्योरी अप्लाई करके उससे हमें पता चलेगा डाइपोल मूवमेंट में किस तरीके से हम निकालेंगे, यानी कि क्या फ़र्क आएगा। देखो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ CO2 और SO2, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। और जो हमारा SO2 मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, बेंट होता है। कैसा, बेंट। तो ये बनाया हमने CO2O और ये हमने बनाया ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एरो लगाना शुरू करेंगे। एरो किसकी तरफ होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कार्बन से मतलब केवल इस वाले बॉन्ड के लिए देखें, फिर इस वाले बॉन्ड के लिए, ऐसे ही इसके लिए देखेंगे और इसके लिए देखेंगे। ठीक है, अब इस वाली तरफ देखें तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो जो एरो होगा वो कैसे होगा, ऐसे। इसी तरीके से कार्बन से इधर देखेंगे तो एरो कैसे होगा, ऐसे। अब होगा क्या, दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, यानी कि बराबर मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन हो रही है अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, जो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है अपोजिट डायरेक्शन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारा म्यू बनता है वो कितना आता है, 0 आता है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट 0 आता है। लेकिन SO2 में क्या होगा, इसमें यहाँ हो और इसमें यहाँ हो। अब इन दोनों का मैथ्स वालों को अच्छे से पता होगा, इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट मिलेगा हमको, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो हमें बताएगा डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी कुछ ना कुछ
वैल्यू होगी। तो हमें क्या पता चला कि CO2 मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है, तो उसमें जो हमारा डाइपोल मोमेंट हमने चेक करा डायरेक्शन लगा के, तो कितना आया, 0 आया। लेकिन SO2 में कुछ ना कुछ हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और जो हमारा रिजल्टेंट निकल रहा था वो अक्सर में किस तरीके से आ रहा होगा, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे बन रहा होगा, इस तरीके से। और यही रिजल्टेंट हमें क्या बताएगा, SO2 का डाइपोल मोमेंट बताएगा। SO2 का डाइपोल मोमेंट असल में लगभग 1.63 के बराबर होता है, 1.63 EB के बराबर होता है। तो यही था हमारा SO2 और CO2 का डाइपोल मोमेंट के बारे में। हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये सब हमने आज की वीडियो में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।